उस कंडीशन में भी आपने इतने मार्क्स मारे कि आपको कोई पीछे नहीं कर पाया। तो एक तो सबसे पहले ये बता दो कि कैसा जब देखा था तो कैसा लगा घर वालों को, कैसी कैसी खुशी थी? I hug my mother and cry literally more and more. मुझे आईटी फील्ड में एक्चुअली जाना नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनीज में कंपटीशन इतना टफ था कि कोई इंटरव्यू क्रैक वगैरह नहीं हो पाया था। पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? जो आपने बुक लगाई है उनका आपको कितना इंपॉर्टेंट रोल लगा? और मॉक टेस्ट का? मैं जिनके पास तो स्पेशली जाएगी जिन्होंने कहा था कि भाई हो सकता है कि भाई नहीं होगा, इसका कुछ नहीं है, वो तो उनके पास भी जरूर जाएगी सर मिठाई तो। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो आरआरबी जेई का रिजल्ट आ चुका है गाइस। यहाँ पे जो भी शिफ्ट आपके थे ना, तो सीबीटी 2 का फाइनली डीवी के लिए कॉल भी आ चुके हैं। तो आज गाइस आपके साथ में है दीपक, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की गाइस। लिटरली कहते ना कि लाइफ में जब मुसीबतें आती है तो एक अडिग यहाँ पे ना, एक यहाँ पे परिपथ की तरह खड़े होना, तो उनसे आपको सीखने को मिलेगा कि जिन्होंने ड्यूरिंग द आरआरबी जेई प्रिपरेशन और उससे पहले अपने जीवन में किस तरीके से संघर्ष किया, और उनकी फैमिली लिटरली एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी, लेकिन उन सबको पार करते हुए फाइनली उन्होंने यहाँ पे अपना जो डेस्टिनेशन है पा लिया। कहते हैं ना कि इफ देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर पाने की चाहत है किसी को, तो डेफिनेटली उसको पाने का रास्ता भगवान ने जरूर बनाया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे हम बात तो करेंगे ही। पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कर देता हूँ दीपक को कि कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू दीपक, सर। आप लोग हैं बहुत ही अच्छी मेहनत की। इलेक्ट्रॉनिक्स से दीपक ने आरआरबी जेई निकाला है। तो इसके अलावा हम दीपक से बात करते हैं एक बार। दीपक, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है जब आपने रिजल्ट देखा? इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, बच्चों को बहुत ज्यादा दुखी भी था इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि बच्चों के लिए एक तरह से है ना खेल हो गया था कि है ना, हाँ, जोन वाइज कट ऑफ होनी थी वो नहीं हुई, और एक सिंगल कट ऑफ में, सिंगल मेरिट में सबका बच्चों का आ गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत इसलिए भी हो गई कि पेपर कंपैरेटिवली अच्छा खासा टफ था, तो मेरिट में उनको कम से कम अच्छे मार्क्स मिलने थे, वो नहीं हो पाया। तो उस कंडीशन में भी आपने इतने मार्क्स मारे कि आपको कोई पीछे नहीं कर पाया। तो एक तो सबसे पहले ये बता दो कि कैसा जब देखा था तो कैसा लगा घर वालों को, कैसी कैसी खुशी थी? सर पहले तो बहुत डर लग रहा था जब फर्स्ट उसका रिजल्ट आया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का जब वो सुना और करा देखा तो बहुत थोड़ा डर था कि भाई कैसा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। इतने दिन पूरे मतलब स्ट्रेस के अंदर ही निकल रहे थे कि भाई रोज कि भाई क्या होगा क्या होगा। और 7:30 बजे मैं जिम से आया था तो एकदम देखा उस पे तो कि भाई रिजल्ट आ गया है आज। तो वो देखने लगा तो मेरे रोल नंबर, मैंने कहा मम्मी को, कहा मम्मी रिजल्ट आ गया। तो मम्मी बोले कि देख रिजल्ट तो क्या होगा। मैंने कहा मम्मी डर लग रहा है, तो मम्मी बोले कि डरने की क्या बात है, देख एक बार खोल के। तो देखा तो जैसे ही मैंने वो खोल के देखा सर, उसमें यस लिखा था। जैसे ही मैंने यस देखा, आई हग माई मदर एंड क्राई लिटरली मोर एंड मोर। कोई 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 इशू नहीं है थोड़ा ना? सा ये इमोशनल है हो गया था सर। इमोशंस। बिल्कुल समझ सकते हैं इमोशनल आपके होने की फीलिंग्स को बात है ना। है कि है ना, हमारा बच्चा जो कम से कम जिसके लिए पूरी लाइफ मेहनत करी है जिन्होंने, है ना, उनके आगे आप बहुत अच्छे से सेटल हो गए, सरकारी नौकरी आपको मिल गई, तो इमोशनल होने की बात तो है ना? दीपक, थोड़ी सी है ना अपन नॉर्मल बातें भी थोड़ी सी करते हैं। एक बार दीपक अपनी एजुकेशन है ना, क्वालिफिकेशन बता दो कि आपने कब क्या पढ़ाई की है, और आरआरबी के लिए आपने पहुंचने तक क्या सोचा, कैसे तैयारी की सोची कि आरआरबी की तैयारी करनी है? सर मैंने बीटेक 2017 में मेरी कंप्लीट हो गई थी, सोनीपत हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ठीक मैंने है। बीटेक कंप्लीट करी थी। तो उसके बाद फिर मैं टीचिंग फील्ड में आ गया था कि भाई मुझे आईटी फील्ड में एक्चुअली जाना नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनीज में कंपटीशन इतना टफ था कि कोई इंटरव्यू क्रैक वगैरह नहीं हो पाया था। तो मैं टीचिंग फील्ड में आ गया था, तो कंटिन्यू टीचिंग फील्ड करता रहा। तो 2019 में वैकेंसी आई थी आरआरबी जीई की। हम्म। उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी मुझे, तो थोड़ा सा मैंने उसका फर्स्ट सीबीटी 1 निकाला था, लेकिन सीबीटी 2 की तैयारी नहीं थी तो उसमें वो क्रैक नहीं हुआ था। फिर 2020 इसके अंदर 4 के अंदर वापस वैकेंसी आई, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था क्योंकि मेरे लिए 2024 बहुत हार्ड था। मार्च में पापा का ऑपरेशन करवाया मैंने कैंसर का, और उसके बाद जुलाई के अंदर मम्मी को डायग्नोज कैंसर हो गया। तो मैं जब फॉर्म भरा गया था, 25 अगस्त को मैंने फॉर्म सबमिट किया था जेई का। तो 31 अगस्त को मैं, 2024 में, यानी 2024 में पापा का कैंसर ऑपरेशन हुआ है, और मम्मी को डायग्नोस हो गया कि कैंसर है। मम्मी को भी डायग्नोज हो गया सर जुलाई के अंदर, और अगस्त में मम्मी का ऑपरेशन था 31 अगस्त को।
यार और दीपक मम्मी एक को बात तो। बताओ। हाँ जी मैं। सर। मतलब लिटरली आपने जो ये सब दीपक प्रेशर झेला, हम सुन के ही मतलब उस सिचुएशन को अज्यूम कर पा रहे हैं कि कोई नॉर्मल पर्सन होता तो डेफिनेटली से टूट के बिखर जाता। इसके बावजूद आपने इतने बड़े प्रेशर को मतलब झेला कैसे? आजकल जैसे टेलीग्राम पे जो आपके आप जूनियर्स हैं मैसेज करते हैं कि सर हम जॉब के साथ में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, सर हम कॉलेज के साथ में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, सर हमें टेंशन बहुत हो रही है, हमारे पास में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? और उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि बेटा यहाँ पे जो दीपक की सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा ट्रॉमा आपकी लाइफ में कोई भी होता है। तो एक चीज तो देखो हो गई कि रोने वाले हमेशा रोते हैं और एक्सक्यूज देने वाले हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं, लेकिन करने वाले हमेशा करके दिखा जाते हैं। तो दीपक आप अपने उन जूनियर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा टेंशन में रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते रहते हैं? मैं तो बस सर यही कहना चाहूंगा, मैंने जुलाई के अंदर ही पीडब्ल्यू का कोर्स ले लिया था, लेकिन मैंने उससे स्टडी स्टार्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि ये सब चीजें मेंटली मेरे पास प्रेशर भी थी और मुझे टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि मैं पूरा दिन तीन तीन महीने हॉस्पिटल में ही रहा था। तो मैं उस दीपक टाइम पे पीडब्ल्यू का कोर्स, मुझे पीडब्ल्यू पे ट्रस्ट था, इसलिए मैंने पहले कोर्स तो परचेस कर लिया था। एट ए टाइम लॉन्च हुआ था तब मैंने कोर्स परचेस कर लिया था इसका। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि पढ़ नहीं पाया। लेकिन उसके बाद नवंबर के अंदर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, और बीच बीच में क्या है कि मुझे टाइम मिलता था हॉस्पिटल के अंदर ही, तो मैं ईयरफोन लगा के वो वीडियो सुन लेता था। देख तो नहीं पाता था, तो मैं सुन लेता था, कानों में ईयरफोन लगे रहते थे और मैं उन वीडियो को सुनता रहता था। तो उसके साथ क्या है कि दिमाग में थोड़ी चीजें क्वेरी थी रही। और सबसे बड़ा सपोर्ट सर मेरी दीदी और जियाजी का रहा। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा कि पढ़ाई करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज हो जाएगी। बिल्कुल। मैंने एक्चुअली टेक्निकल जो स्टार्ट किया सर 25 दिसंबर के बाद मैंने टेक्निकल स्टार्ट किया था एग्जैक्ट में। और बिल्कुल। मैंने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे। तो उसमें क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैं लाइव लेक्चर नहीं ले पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई अगर 2 आवर्स का लेक्चर है तो मैं उसको 1 आवर 30 मिनट्स में ही कंप्लीट कर दूं, तो मेरे पास हाफ आवर बच जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उस चीज को करता गया। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप किसी एक चीज पे विश्वास करके चलते हो तो आपको 101% है कि आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि आप अगर हर जगह घूमोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपने अगर एक बार पीडब्ल्यू का बैच ले लिया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा जो भी मेरे जूनियर्स हैं या जो जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, कि भैया आपने अगर पीडब्ल्यू का बैच ले लिया है, परचेस कर लिया है, तो आप उसी के ऊपर पूरा फोकस होकर आराम से उस चीज को तैयार करें। आपको कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे स्पेशली ये सर आपका और कृष्णा सर का, कि मैंने जब जब डाउट पूछे, हाँ मैं लेट था, मैंने जनवरी फरवरी में डाउट पूछने स्टार्ट किए, लेकिन जब जब मैंने आपसे जो जो डाउट पूछे, जितने पूछे, आप लोगों ने टेलीग्राम पे उस चीज का बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। बाकी ऐसा मैंने देखा नहीं है कि टीचर्स इतनी जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन आप लोगों का सही में मुझे बहुत सपोर्ट रहा पीडब्ल्यू टीम का, जिन्हों के सपोर्ट से ही मतलब, ठीक है एक चीज होती है कि भाई खुद का हार्डवर्क होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टीचर राह दिखाता है कि भाई वो रास्ता कौन बिल्कुल। सा है जिसको पकड़ के आप वहां तक पहुंच पाओगे। चलने का काम हमारा है, लेकिन उस रास्ते को दिखाने का काम पीडब्ल्यू ने किया है मुझे। और इसके लिए मैं पीडब्ल्यू टीम को पूरा पूरा थैंक्स कहना चाहता हूँ सर। बिल्कुल दीपक, एक है ना सबसे बड़ी जरूरी बात ये मैं मानता भी हूँ, मैं जानता भी हूँ कि सब बच्चों को पीडब्ल्यू पे इतना भरोसा तो है कि जब हम कोई चीज़ बात करते हैं, है ना, जब मैं कोई कमिटमेंट करता हूँ तो मैं उसको अपने दम पे फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ तो है, पर हाँ इसके अलावा दीपक एक चीज़ जो हर बच्चा जानना चाहता है कि जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, है ना, आपका रूटीन बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ ये बात कि जब है ना हमारे फैमिली मेंबर को, किसी को भी घर में अगर एक कैंसर जैसी बीमारी हो तो बहुत टेंशन होती है, चाहे कोई भी हो, है ना। मैं मत ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कोई भी हो घर का। ठीक है, तो हमारे दिन पे हर रोज का वो प्रेशर रहता ही है लाइफ में। आपके मम्मी और पापा दोनों को कैंसर डायग्नोस है तो हुआ था। ठीक है, तो आपका रूटीन कैसे आप मैनेज कर रहे थे इस प्रेशर को? आपका रूटीन क्या था कि मैं सुबह से शाम तक अपनी कैसे पढ़ाई करूंगा कि मेरे को कंटेंट भी, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले, और सारी चीजें हो जाएं, और इसके साथ में मैं अपनी माता पिता की सेवा और उनका ऑपरेशन पे भी पूरा ध्यान दे पाऊँ। सर मॉर्निंग में जैसे मुझे जैसे जैसे टाइम आता था, तो जैसे मैंने बताया है कि मैं वीडियो देख नहीं पाता था या मेरे पास कॉपी पेन नहीं होती। जैसे नॉन टेक का डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी तो मैथ्स तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे जैसे साइंस थी, साइंस में बायो थी, और जीके वाला जो पार्ट था, इंजीनियर्स का जीके थोड़ा सा कमजोर होता ही है। तो जो जीके हम्म। वाला जो पार्ट था उसको मैंने क्वेश्चन के थ्रू और जो कॉन्सेप्ट थे उनको
सुनता गया, सुनता रेगुलर वीडियो में जितनी बार मैंने 2-3 बार रिपीट करे वीडियोस, तो उससे क्या हुआ कि मैं लिख पाया, मैंने उसके नोट्स बनाए। मैं जीके के नोट्स नहीं, क्योंकि मैं हॉस्टल में, तो मुझे जितना भी टाइम मिलता था तो मैं कानों में ईयरफोन लगा के वो सुनता रहता था। तो उससे क्या हुआ, मेरा वो रिपीटेशन बनता चला गया। जैसे प्रैक्टिस पीडब्ल्यू ने प्रैक्टिस करवाई, तो मैं वो प्रैक्टिस कर नहीं पाया, लेकिन मैं उसको सुनता गया, भी इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है। तो क्या होता है, आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि भाई हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे जैसे नवंबर में मैं थोड़ा सा मम्मी की तरफ से, कि मम्मी और पापा थोड़े से ठीक हुए, तो मम्मी ने कहा कि भाई बेटा तू कर ले। तो मैं 15 दिन जो है मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, और उसमें मैं क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करता था। तो उससे मेरा सीबीटी 1 का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। मेरे 88.8 समथिंग नंबर थे आउट ऑफ 100। तो ऑलमोस्ट हर पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई था। और उसके बाद में मुझे लगा कि यार सीबीटी 1 हो गया है, तो इसके लिए अब मेहनत करनी चाहिए सीबीटी 2 के लिए। तो जब बिल्कुल। मैंने आपका सबसे पहले आपका ये बेसिक इलेक्ट्रिकल ही चालू किया था सर, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ज्यादा नंबर का आता है। तो मैंने आपका शुरुआत के लेक्चर लेने स्टार्ट किए। तो मुझे लगा कि 2-2 ढाई-ढाई घंटे के लेक्चर है, मैं कब तक पूरा करूंगा, इतने तो मेरा पेपर आ जाएगा। तो मैंने उसको 2x की स्पीड में लेके खुद के नोट्स बनाए। मैंने बाकायदा खुद के नोट्स बनाए सर। और वाईसीटी जो बुक है उसकी मैंने पीवाईक्यूज जो आपने बताए थे, पीवाईक्यू की स्पेशली प्रैक्टिस करते रहो उसके थ्रू। तो मैं प्रैक्टिस करता रहा। मैंने पीवाईक्यूज आप ऑलमोस्ट मान के चलें कम से कम 5 से 10 बार लगाए हैं सर। और मैं क्या करता था, जो भी मॉक टेस्ट देता था, जैसे मैंने कृष्णा सर ने मुझे एक बार कहा था कि जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो, तो उसके मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लिया करो। तो भाई जो आपके गलत हो जाते हैं या फिर आपके जो नहीं आते हैं आपको, तो आप उनको नोट डाउन कर लो। और फिर क्या है कि जब आप रिवीजन करते हो तो उन नोट्स को रिवीजन करो, क्योंकि आपके वो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे या गलत हो गए थे। तो बिल्कुल। उससे क्या हुआ, उससे मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला। जब मैं पेपर देने गया था सर, 22 अप्रैल का गया था और 4 जून का गया था, और दोनों में मैंने ये देखा कि मैंने जो भी मॉक टेस्ट लगाए थे, 20, 25, 30 जो भी मॉक टेस्ट लगाए थे, पीडब्ल्यू से जो भी लगाए थे, तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे वहाँ पर, तो जो मैंने पेज वो में अब लिख नहीं हुए। रखे थे 10 पेजों के अंदर, उसमें से आप मान के चलेंगे सर 40% पेपर के क्वेश्चन थे उसके अंदर। वो हमेशा होता है, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि एक मिस्टेक बुकलेट हमेशा जरूर बनाओ, है ना। क्योंकि लाइफ में ना, हासिल किसने क्या किया वो फर्क नहीं पड़ता, अगर हम अपनी केवल गलतियां पकड़ लें तो हमें कोई पीछे रोक नहीं सकता है। क्योंकि हमारी गलतियां ही हमें मारती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप संसार नहीं पढ़ सकते। अगर आपसे कोई कहे कि इस एग्जाम की तैयारी करो और पूरा सब कुछ आता है, नहीं। हमने जितना पढ़ा है उसकी गलतियां खत्म कर लें केवल हम, हमारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। और उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक मिस्टेक बुकलेट आप बना के रखो। यहाँ पे केवल ये लिखो कि आपकी गलतियां क्या क्या हैं एग्जाम की। क्योंकि जो भी आपके एग्जाम की गलतियां आप कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो, उसके कंसेप्ट जो गलत कर रहे हो वो लिखोगे जब आप अपने नोटबुक में, तो इस नोटबुक में आपको आपकी सारी गलतियां मिल जाएंगी लाइफ की जो तैयारी के लिए हैं। और जब भी आप एग्जाम देने जाओगे आपको बकायदा उसका बेनिफिट मिलेगा जब आप उनको पढ़ के जाओगे, तो ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। और इसमें से आपने अगर अपनी गलती आधे से ज्यादा भी बचा ली तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी सिलेक्शन का कोई रोक नहीं पाएगा। तो दीपक, ये तो है ना तैयारी की बात हो गई, है ना। प्रेशर आप पे अच्छा खासा रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ, समझ भी पा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से आपके जूनियर भी देख पा रहे हैं कि आपके पास जो प्रेशर में आपने परफॉर्म किया है भाई, है ना, हेड्स ऑफ है इसके लिए। तो कि मैं ना, यकीन मानिए मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता कि भाड़ में जाए भाई, तैयारी वैयारी, माँ बाप की सेवा करनी है केवल। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आपने वो भी किया है, यानी अपने बच्चे बेटे होने का फर्ज भी तो निभाया है, साथ में आपने सरकारी नौकरी के लिए पूरी मेहनत की है, 100% दिया सर है। आज जो ये गवर्नमेंट जॉब मुझे मिली है, तो मुझे तो यही लगता है कि तैयारी देखो सर सभी करते हैं, हार्ड वर्क भी सभी करते हैं, कुछ जो लक फैक्टर होता है वो माँ बाप की सेवा से मिलता है सर। बिल्कुल। तो मैं तो बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा कि आप जितना अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करें। जहां आप 0.25 से या 1 नंबर से रहते हो, तो वो आ वहां पर आप जाएगा नहीं सर। रहोगे सर, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी होती है। बिल्कुल। सर मेरा बिल टेक्नीशियन का रिजल्ट आया था तब मैं 1 नंबर से रह गया था। अभी अभी जस्ट हम्म टेक्नीशियन का जो इससे पहले रिजल्ट आया था उसमें मैं 1 नंबर से रह गया था। हम्म तो मैंने मम्मी को पापा को कहा, मैंने कहा पापा 1 नंबर से रह गया। तो बोले कि कोई बात नहीं, अपने तो ऐसी नौकरी करनी ही नहीं है टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन का क्यों इतनी टेंशन ले रहा है तुझे। यही की करेंगे हम नौकरी। तो बिल्कुल। मैंने कहा फिर भी हो जाता, तो बोले कोई बात नहीं, आगे देखेंगे।
तो तो इस बस बार उसके बहुत बाद भी इस बार तो दीपक एक बार अपने नंबर और बता दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को नंबर जानना बहुत जरूरी है कि सर नंबर ऐसे कितने मारे हैं। सर मेरे 108.571 नंबर आए हैं आउट ऑफ 150। ये प्रोराटा हाँ सर। प्रोरेटेड जो आपका नंबर है, यस सर। इसका मतलब और आपके नॉर्मल नंबर आए हैं 103 करीब। नॉर्मल नंबर, हाँ सर, नॉर्मल नंबर 102 समथिंग आए थे, जो तो प्रोरेटेड बढ़ होके के 108.571 बने। ये बहुत ही अच्छे नंबर हैं, क्योंकि ये ना बच्चे बहुत दुखी थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने जितने बच्चों का देखा, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास केवल इस चीज़ के मैसेज आए थे जिनके मार्क्स 95 96 थे, यानी एक एक दो दो नंबर उनके और आते तो उनके सिलेक्शन के चांसेस प्रॉपर हो जाते। तो पर कोई नहीं, भगवान के ऊपर होते हैं सिलेक्शन, वो बच्चे मेहनत करेंगे ही और आज नहीं तो कल सिलेक्शन लेंगे ही, है ना। दीपक एक चीज़ लास्ट जो आपका एक है ना, बच्चे जनरली समझना चाहते हैं, पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपने बुक लगाई है उनका आपको कितना इंपॉर्टेंट रोल लगा, और मॉक टेस्ट का। अगर कोई बच्चा केवल हमारी क्लासेस करे, केवल, है ना, मैं बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर केवल हमारी क्लासेस करे और मॉक वॉक नहीं लगाए, तो उसके क्या चांसेस है सिलेक्शन होने के, और मॉक लगाने से कितना बेनिफिट मिल सकता है मॉक और पीवाईक्यूज का। सर क्लासेस से कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे बच्चे के, लेकिन जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा दिया, कोई भी चीज आपने पढ़ाई है, तो जेई ने जो इस बार मैंने देखा था कि पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही पूछा है, पूछा तो कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन हम्म उसको थोड़ा सा घुमा दिया है। वो अब हमेशा ही अगर होता है, और क्या। आपने अगर क्वेश्चन नहीं लगा रखे होंगे, तो आप ऑप्शन के साथ घूम जाओगे। हम्म प्रॉब्लम ये आती है सर, आप मतलब पीडब्ल्यू ने जैसे पढ़ा दिया, तो आप अगर कॉन्सेप्ट को पूरा कर लेते हो, तो क्या होता है कि पी वाई क्यूज आपको, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि खाली पी वाई क्यू का क्वेश्चन पढ़ा और आंसर याद कर लिया, हम्म वो चीज गलत हो जाती है सर। आप पी वाई क्यू का अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लो, कि अगर बाई चांस जैसे बिल्कुल। आपको कोई चीज नहीं आती है क्वेश्चन के अंदर, तो आप एक बार उसको थोड़ा सा थियोरटिकल पढ़ लो, क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पी वाई क्यू आया था, एग्जैक्ट पी वाई क्यू इस बार नहीं आए थे सर, लेकिन उसके आसपास की चीजें ही पूछी गई थी, तो उस मैं चीज का हमें फायदा हुआ। मैं हमेशा बच्चों को एक चीज बोलता हूँ कि आरआरबी का कभी कोई भरोसा नहीं है। 10 से 20% क्वेश्चन हमेशा आउट ऑफ द जोन आते हैं। आपको लगेगा पढ़ाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, ये हमेशा होगा। अगर आप अगली बार भी देखेंगे तो आरआरबी में होगा। दीपक आपको भी ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे, आपने बेशक बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, पर आपको टेक्निकल में ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो आपने कभी नाम ही नहीं सुने थे उनके। तो क्या लगता था कि यार ये टैकल करने चाहिए या नहीं, छोड़ के अपने उतने पे ही नंबर आ जाएंगे। सर मुझे जैसे मैंने 22 अप्रैल को जब टेस्ट दिया था, तो मेरे 82 मार्क्स ही थे सर। हम्म तब तो मेरे मतलब बहुत कम मार्क्स थे, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, पेपर को थोड़ा सा ना बहुत डीपली सोचा सर मैंने पेपर के लिए। तो मैंने ये देखा है कि जब भी कोई ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन आ जाता है, कि भाई हम्म हो सकता है भी आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रखा हो, तो आप उसको ना अगर आपको करना कंपलसरी लग रहा है, वैसे तो आप छोड़ ही दें। अगर आपको हम्म लगता है कि भाई 5-10 क्वेश्चन है, तो आप लीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि अगर मुझे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसके ऑप्शन जो उस क्वेश्चन से मैच हो रहे हैं, मैंने आरआरबी को ये देखा है कि अगर वो ऑप्शन एक्चुअली ऑप्शन वही आता है, जैसे हमारे एक क्वेश्चन आया था बाइपोलर रेम का, तो हम्म उसमें बीजीटी दे रखा था, तो बाइपोलर और बाइपोलर मैच कर गया था। बिल्कुल। तो वो वहां पर अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में फंस भी जाते हैं, और आपको अगर मतलब बिल्कुल ही नॉलेज नहीं बैठता है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, आरआरबी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत चीजें में मैंने बिल्कुल महसूस आरआरबी किया है कि आरआरबी का अगर देखेंगे तो हमेशा ये समझ में आता है, मैंने जो बच्चों को बताया भी है, क्वेश्चन एक ही लाइन का होगा, वन लाइनर आंसर होगा, पर उसका कंसेप्ट कहीं से भी आ सकता है, किसी भी डीप नेचर से पूछा जा सकता है, कहीं से भी वो कोर से उठा लेगा कोई कंसेप्ट और एक लाइन का आंसर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आरआरबी में बहुत दिक्कत होती है। इसका फायदा बहुत सारा ये बच्चों को भी हुआ जिन्होंने एनालॉग पढ़ा था, तो एनालॉग जिन बच्चों ने पढ़ा था उन लोगों को भी बहुत फायदा हुआ था इस चीज का, कि जो मैं सिखा रहा था एनालॉग में, वो कहीं ना कहीं से दवा निकाल निकाल के क्वेश्चन दिए थे उन्होंने कुछ ना कुछ। तो दीपक वो चीज भी कैसे टैकल हुई थी जब पेपर में देखा कि हाँ भाई। सर जब पेपर में ये चीजें देखी ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम से जब मैं सेकंड टाइम वापस पेपर देने गया 4 जून को, तो मैं पीछे वाले पेपर में मुझे जो जो चीजें नहीं आई थी, उसको मैंने डीपली वीडियो के थ्रू पहले ही रीड कर लिया था। मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन इसके आसपास इसी से घूमेगा, आसपास आएगा, बिल्कुल। कि भाई इस बार हो सकता है भाई संट संट पूछा गया हो, अगली बार संट सीरीज पूछा जाएगा, सही बात और है। यही आरआरबी ने किया।
आरआरबी ने जैसे आपने एनालॉग में जो चीज पढ़ाई थी तो उसके आसपास की चीजें घूम गई वहां पर, तो हाँ उसके मेरे को आसपास की चीजें घूमी तो मुझे उस चीज का फायदा मिला क्वेश्चंस के अंदर। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है दीपक। दीपक लास्ट क्वेश्चन, कौन से जोन से आपने आरआरबी का सिलेक्शन लिया है? सर अजमेर, आरआरबी अजमेर जोन से सर। अजमेर जोन से, इसका मतलब राजस्थान में रहने वाले हो, है ना? चलो बहुत ही अच्छी बात है दीपक। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह आप अभी तक अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो उसी तरह आगे करते भी रहोगे। और अब सरकारी नौकरी लग गई है तो मेरे हिसाब से खुशी का भी मेरे पापा और मम्मी का तो अलग ही, है ना, लेवल होगा इस समय कि चलो हमारा बच्चा, है ना, सेटल भी हो गया है। और आपके मम्मी पापा के जो ऑपरेशन था वो भी, है ना, सक्सेसफुल हो गया, ये अच्छी बात है। तो पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत मेहनत की है। थैंक यू सो मच बहुत सर। अच्छे से आपने प्रेशर को, है ना, डील किया है। प्रेशर के साथ जनरली बच्चे इतने अच्छे से प्रेशर डील नहीं कर पाते। और आपने बहुत ही अच्छे से जो टाइम होता है वो बहुत अच्छे से टैकल भी किया है। यानी हॉस्पिटल में बैठ के आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, इतने अच्छे से आपने मेहनत की है तो वो रंग लाई है, सिलेक्शन आपका हुआ है। तो सबसे पहले पीडब्ल्यू की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपको लास्ट, अगर मैं कहूं कि बच्चों को लास्ट में आपको क्या सलाह देनी है कि जिनकी वजह से आपके जूनियर अगर उसको फॉलो करें तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बढ़ जाए? मैं तो 3 चीजों पे कहना चाहूंगा बच्चों को। पहली चीज अपनी माँ बाप की सेवा करो, दूसरा पीडब्ल्यू पे भरोसा रखो, और तीसरा खुद के हार्ड वर्क पे भरोसा रखो। बिल्कुल। तो इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक पाएगी। बिल्कुल, 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 ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। और आप लोगों को अपने हार्ड वर्क पे भरोसा ज़रूर रखना है। और आपको, है ना, लाइफ में नेगेटिव लोग बहुत मिलते रहेंगे। ध्यान रखिएगा जब आप मेहनत कर रहे हो तो पचासों लोग ये बताने वाले होंगे कि बेटा नहीं होगा, रहने दे, कुछ और कर ले, ठीक है? तो सुनना नहीं है उनके, है ना? ये सोचना है कि इनको सबसे पहले बताना है कि देख मेरा होगा भी। और कोशिश करनी है कि आपको, है ना, उनको ही सबसे पहले सिलेक्शन लेने के बाद बताना है कि देख हो गया। दीपक लास्ट क्वेश्चन, है ना, ऐसे कितने लोग थे जिनने कहा कि क्यों कर रहा है भाई तैयारी, नौकरी वोकरी देख ले? क्या उनके घर मिठाई भिजवा दी है कि नहीं भिजवाई अभी तक? सर एक बार डीवी और वो हो जाता है मेडिकल, उसके बाद तो मिठाई आपके पास भी, पीडब्ल्यू टीम के पास भी। और मैं जिनके पास तो स्पेशली जाएगी जिन्होंने कहा था कि भाई हो सकता है कि भाई नहीं होगा, इसका कुछ नहीं है, वो तो उनके पास भी जरूर जाएगी सर मिठाई तो। उनको तो मैं चाहूंगा कि आधे आधे किलो के डब्बे भेजना, एक एक किलो, है ना, हो गया है सिलेक्शन। साथ में दीपक एक बार नोएडा भी आएगा, तो नोएडा जब दीपक आएगा मिलने हमसे, है ना, दीपक से मेरी बात हुई थी इस चीज के लिए, तो जब भी दीपक आएंगे तब हम एक बार और मिलेंगे, कुछ बैठ के डिस्कशन भी करेंगे। और जो भी बच्चे हैं जो आरआरबी में अभी तक जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है और जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो टेलीग्राम पे आप हमारे आके फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी बच्चे हमारे से पढ़े हुए हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग एक और प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सभी जितने भी बच्चे हमारे, है ना, सिलेक्शन हुए हैं, कोई भी बैच से हो आप हमारे पीडब्ल्यू के, तो उन सभी बच्चों के लिए हमने एक गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं जिसमें हम हर बच्चे को बुलाएंगे, ठीक है? और वहां पे फिर एक मिलेंगे, एक सेलिब्रेशन करेंगे, अलग सर भी आएंगे वहां पे, तो आपको अलग सर से मिलने का भी मौका मिलेगा। तो ये आप लोगों के सबके लिए है, ठीक है? इसके अलावा दीपक कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। मैं उम्मीद थैंक करूंगा कि फ्यूचर और आपने जो किया है वो हमेशा आपके जूनियर याद रखेंगे। एक आपसे मेरी गुजारिश हमेशा रहेगी कि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं, मुझसे तो आप जुड़े रहेंगे ही, मैं उम्मीद करूंगा इस बात की। पर इसके अलावा भी जूनियरों को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हमेशा गाइड करते रहें, जब तक आपका टाइम है आपके पास, आप समझ पाते हैं एग्जाम्स को, है ना? तब तक मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी बच्चा पूछ रहा है उनको आपको गाइड करते रहें, कैसे सिलेक्शन लेना है, जी। कैसे पढ़ना है। ताकि, क्योंकि बच्चों का, है ना, जूनियर्स को, हर बच्चे का एक हमेशा डिप्रेशन जोन होता है कि कैसे तैयारी करूं सर, टेंशन हो रही है। तो वो चीज के लिए आप हमेशा उन बच्चों को गाइड करते रहे टेलीग्राम पे। एक्चुअली सर जैसे ही एग्जाम प्रेशर बढ़ता है बच्चा एक दूसरे की तरफ भागता है। यूट्यूब पे एक्चुअली इतने सादा चैनल है कि आप खुद गुमराह हो जाते हैं कि मुझे किससे पढ़ना है। सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एक के पर विश्वास करके चलें। अगर आप हम्म, एक पे विश्वास करके चलेंगे, चाहे कोई भी हो, आप अगर एक पे विश्वास करके चलेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर कर जाएंगे सर। बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये है दीपक, है ना? मैं उम्मीद करूंगा एक बार अजमेर में दीपक से मिलने भी आऊंगा मैं, जब फ्री होऊंगा, क्योंकि अजमेर मेरे चक्कर लगते रहते हैं। तो इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक। उम्मीद थैंक यू सर। करेंगे आप अपनी लाइफ फ्यूचर बहुत अच्छे से सेटल करें, और पीडब्ल्यू हमेशा आपको शुभकामनाएं देगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं। तो ये है दीपक जिन्होंने आरआरबी जेई का इलेक्ट्रॉनिक्स से सिलेक्शन लिया है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं आरआरबी जेई में, और आप भी बन सकते हैं अगर आप पढ़ें सीरियस होके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक्स।